कर लेना कॉपी है, लिखो प्लेन। देखो भाई, ऐसे किसी भी लिखो, अ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। अ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, कोई भी सरफेस प्लेन है। अ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? प्लेन। अच्छा, हम लेकिन कौन से प्लेन पढ़ने जा रहे हैं ये ध्यान रखना। हम ऐसे प्लेन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसको भी सरफेस बोल सकते हैं, बाहर वाले चीज को क्या बोल सकते हैं? सरफेस ही तो है ये सरफेस नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम कौन सा सरफेस पढ़ने जा रहे हैं? हम ये वाले सरफेस पढ़ने जा रहे हैं, इस टाइप के, इस टाइप के। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो आपको दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस प्लेन के ऊपर आने वाला हर लाइन, हर पॉइंट इसके साथ क्या बिहेव करेगा? परपेंडिकुलर। लेकिन यहां ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ये श्योर शॉट नहीं, बिल्कुल नहीं होगा यार, वो कोई प्लेन सरफेस नहीं है, राइट। तो हम सरफेस क्या पढ़ने जा रहे हैं ना, कौन से वाले सरफेस? ये भी सरफेस होता है और ये भी सरफेस होता है, हम कौन सरफेस पढ़ने जा रहे हैं? तो पहले डिफाइन कर लेते हैं ना, अपने लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं कि अपने को प्लेन कौन सा पढ़ना है। लिखो नीचे, अ प्लेन इज डिफाइंड एज लोकस। अ प्लेन इज डिफाइंड एज लोकस। A plane is defined as locus of moving point P, X, Y, Z. P की जगह R लिखना। Plane is defined as locus of moving point R, X, Y, Z, which moves in such a way, that every point or line on this surface, every point or line on this surface, every point or line on this surface is perpendicular to the given normal. Every line or point on this surface is perpendicular to the given normal. गिवन नॉर्मल। कॉपी करो दोनों स्केच, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला कॉपी नहीं करना है। लिखो, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। दुनिया के सारे लोकस की इक्वेशन होती है, पता ही तुम्हें। तो दुनिया के जब सारे लोकस की इक्वेशन होती है तो इसकी भी होगी, ये भी तो लोकस हो गया, राइट। तो ये लोकस किसका है? मूविंग पॉइंट का ना। ये मूविंग पॉइंट ऐसे कितने हैं इसके ऊपर? इन्फानाइट है, ये भी लिख देना साथ में। इसके ऊपर मूविंग पॉइंट्स कितने हैं भाई? इन्फानाइट हो सकते हैं ना, इसीलिए तो सरफेस की इक्वेशन आ रही है। यहाँ एक्स वाई जेड अलग होगा, यहाँ एक्स वाई जेड अलग होगा, यहाँ एक अलग होगा, तो इस पूरे सरफेस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं ना? इनफाइनाइट। ये तो मैंने सरफेस की शेप ऐसे बनाई है, जरूरी नहीं सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। बस एक बात ध्यान रखना कि एक बार नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो वो सारे सबके साथ क्या बिहेव करेगा? परपेंडिकुलर बिहेव करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। वैसे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही धीरे धीरे आंसर आने शुरू हो जाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार बता दें। किसी प्लेन के ऊपर दो चीज़ें पक्का होंगी, बताओ वो दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी? एक्स वाई जेड जो कि उसका मूविंग पॉइंट है जिसकी वजह से प्लेन बना है,
और ऑब्वियसली एक नॉर्मल जिसके डायरेक्शन रेशियोज, ऑब्वियसली वी विल नॉट फॉलो डायरेक्शन को साइन, इजीली अवेलेबल नहीं होते। हाँ बेटा, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, ए बी सी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका आर वेक्टर, और इससे एक डायरेक्शन वेक्टर बना लेते हैं, से एन वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस कितना सी के। अब बोलो, प्लेन की इक्वेशन दो हो सकती है यहाँ से, वेक्टर में और कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है प्लेन की जनरल, मतलब ये कोई फॉर्म नहीं पढ़ाई मैंने तो ये बताया कि फाइनल आंसर यहाँ लाके छोड़ना है। जनरल का मतलब क्या होता है, फाइनल आंसर ऐसे रिप्रेजेंट करना। अभी हाउ टू फाइंड प्लेन वो तो सिखाऊंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू के, और वेक्टर की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू के इज एनी रियल नंबर। दोनों ही केसेस में लिख देना के इज एनी, ना दिल पे लेने की जरूरत नहीं, बस लिखो। अभी तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करना सीखेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा ऐसे चल रहा है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको फाइंड करने का एक मेथड है, लेकिन फाइनली आंसर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में छोड़ा जाता है। तो ये चिंता नहीं करो, भी कुछ पढ़ाया नहीं, अभी से बताया कि प्लेन के फाइनल आंसर ऐसे छोड़ने हैं, और इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं, बस एक रिकॉर्ड में डाल के छोड़ दो। अभी खुद ही बोलना शुरू कर दो, अरे सर इसकी शक्ल तो वैसी आ गई जैसे आपने शुरुआत में लिखाई थी। ये कोई फॉर्म नहीं है, याद रहे, ये कोई फॉर्म नहीं है, मैंने अभी कोई मेथड नहीं पढ़ाया प्लेन निकालने का। चलिए जी, अब हेडिंग डालो इसको कॉपी करने के बाद, मतलब आप कहीं भी आंसर छोड़ के भाग नहीं सकते प्लेन की इक्वेशन का ना। प्लेन को अगर फाइंड करना है तो आपको ये सब फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ऐसी फॉर्म में छोड़ना है लास्ट में। कॉपी कर लिया, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाउ टू फाइंड प्लेन। प्लेन को फाइंड कैसे किया जाए, हाउ टू फाइंड प्लेन। हैं लगभग 5-6 मेथड हैं, तो उनमें से आज हम एक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। लिखो जी, 1 पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, नाम क्या है, 1 पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। और इस चैप्टर में आने वाले 10 में से 7 क्वेश्चन इसी फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं, बाकी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्ट्रेट लाइन याद है, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म, तो ऐसे मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। यूज की कौन सी सबसे ज्यादा होती है, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म। तो 10 में से 7 प्रॉब्लम तो 1 पॉइंट स्लो फॉर्म से हो जाती हैं। ऐसे ही मैं कितनी सारी पढ़ाऊंगा वो तो छोड़ो, वो तो मेरी मजबूरी है, वो तो मुझे पढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन आप घबराओ नहीं, आपके 10 में से 7 क्वेश्चन किससे होने जा रहे हैं, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म से। तो आप इस पे कमांड ले आओ, आपका 3D 70% वैसे ही खत्म है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो जैसे कि फॉर्म के अंदर नाम ही है ना, नाम क्या था, 1 पॉइंट, अभी नाम क्या है, 1 पॉइंट कितना नॉर्मल फॉर्म। अभी ये 1 पॉइंट नॉर्मल फॉर्म क्या चीज हुई, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैं तुम्हें क्या देने जा रहा हूं, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दूंगा। चलो भाई देना जरा, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट। अरे ये थोड़ा है, ये तो मूविंग पॉइंट है, आप बताओ ना अपनी तरफ से, कुछ तो दोगे तुम। x1 y1 दे दिया जी। नॉर्मल मतलब इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर मैं दे दूंगा। वैसे तो इस प्लेन के ऊपर कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे कोई सा भी एक पकड़ा दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो अगर मैं नॉर्मल दे रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं उसके डायरेक्शन रेशियो जरूर दे रहा हूं। अच्छा चलो भाई, मुझे कोई समझाओ कि आप आर ए वेक्टर, आप ए आर वेक्टर का रिलेशन कैसे देखते हो एन वेक्टर के साथ। आप ए आर वेक्टर का रिलेशन कैसे देखते हो एन वेक्टर के साथ, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर। मैंने तो डेफिनेशन ही लिखवाई थी कि प्लेन इज अ सरफेस ऑन विच, प्लेन इज अ लोकस डिफाइंड एज मूविंग पॉइंट ना, मतलब प्लेन इज अ लोकस, ठीक है, ऑफ मूविंग पॉइंट एक्स वाई जेड विच मूव्स इन सच अ वे दैट एवरी लाइन और पॉइंट on this surface will be perpendicular to the given normal ना, will be perpendicular to the given normal, right? तो obviously ये इसके साथ perpendicular ही behave करने वाला है। तो सुनाओ भाई, AR वेक्टर perpendicular to what, N वेक्टर। तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा अगर वो वेक्टर पढ़ के आया है। तो AR वेक्टर कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, मतलब टर्मिनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल लिख दो, R वेक्टर माइनस कितना A वेक्टर डॉट कितना N वेक्टर इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं क्या,
हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? 1 पॉइंट, ये रहा 1 पॉइंट स्लोप नहीं, नॉर्मल फॉर्म 1 पॉइंट। ये कौन सा वर्जन निकाल दिया मैंने? वेक्टर। तो कार्टेशियन भी तो होता होगा। हाँ, तो कार्टेशियन सुन लो, आर वेक्टर हटाना वहां से। वैसे सुन लो, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इसके डीआर और इसके डीआर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 ना। तो बात खत्म। ए आर वेक्टर अगर तुम्हें निकालना हो तो तुम क्या निकालते? निकाल चुके हो ऑलमोस्ट। ए आर था, आर ए था, क्या लिखा था? ए आर क्या लिखा था? x माइनस x1 आई, और क्या है बोलना? y माइनस y1 j, z माइनस z1 k, और वो था n वेक्टर बोलना जरा कितना? ai प्लस कितना? bj प्लस ck। अच्छा, बट तुमने खुद ही थोड़ी देर पहले बताया था कि ए आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू व्हाट? n वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? करना भाई, डॉट प्रोडक्ट करना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? आई थिंक स्टोरी क्लोज। नोट डाउन बोथ द फॉर्म्स। इसका नाम क्या है? यार कैसी बातें कर रहे हो? इसका नाम भी वही है, 1 पॉइंट डी आर फॉर्म या 1 पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। और इसका नाम क्या है? 1 पॉइंट। ये शक्लें अलग अलग क्यों हैं? नहीं, वो तो आप बताओगे ना कि किस भाषा में आप आंसर लिखोगे। अभी कार्टेशियन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। करो कॉपी। यानी इस फॉर्म को तभी लगाया जा सकता है जब प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पक्का दूं और प्लेन के ऊपर नॉर्मल पक्का दूं। जब प्लेन के ऊपर पॉइंट और नॉर्मल मिल जाएगा तो ये फर्स्ट क्लास सेटल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। करो भाई, स्टार्ट करो, नंबर लिख दे। मिटा दो ये। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू। किसी प्लेन की इक्वेशन निकाल के दिखाओ जो किससे पास कर रही है। ऑब्वियसली आर तो होगा ही ना, इसके बिना कैसे प्लेन बन जाएगा। वैसे पास कैसे कर रही है? 1 माइनस 1 एंड 2 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, प्लेन नहीं, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू इट 2 3 2। ठीक है भाई, कौन सी इक्वेशन मांग रहे हैं? वेक्टर। सुनाओ फॉर्मूला। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर किसके इक्वल? तो बताना जरा। आर वेक्टर तो ठीक है, ए यहां से देख के लिख दो, आई माइनस जे प्लस 2k, और डॉट एन, एन वेक्टर यहां से देख के लिख लो,
2i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k, और इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करो। हाँ भाई करो करो, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 3 -3, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। अभी बताओ आर वेक्टर डॉट कितना, 2i प्लस 3j प्लस 2k, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, -3 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। चेक करो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि प्लेन की जनरल फॉर्म नोट करो, याद आया कुछ? इधर देखो, तो मैंने क्या बोला था, इसको दिल पे मत लो, कुछ नहीं, फाइनल आंसर ऐसे ऐसे आएंगे, यही बोला था। ये कोई फॉर्म नहीं है, ये है फाइनल आंसर छोड़ने का तरीका। आप कभी भी यहां छोड़ के नहीं भागोगे, आप ये सारा ब्रैकेट खोल के ऐसे जनरल फॉर्म में लिख के आओगे, राइट? करो कॉपी। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अच्छा रिड्यूस करना था, रुको भाई, क्वेश्चन के आगे लिखो, हेंस रिड्यूस ऑल अबव इनटू कार्टेशियन फॉर्म। हाँ जी, रिडक्शन कैसे होती है, रिडक्शन का हेंस वर्ड यूज किया है, इसका मतलब आपको पेन नहीं उठाना है, इसके यहीं से कंटिन्यू करना है। भाई ऐसा है ना, कार्टेशियन इक्वेशन में आर वेक्टर नहीं हुआ करता, तो क्या करोगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के आर वेक्टर की जगह लिख दो, तो यू गेट 2i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 3, जिसका मतलब डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू कितना हो गई, रिड्यूस, है ना? कर लो कॉपी। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट पढ़ो अच्छे से और फिर स्केच बनाना। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। ऐसा समझो कि ये ए है, ये कोई पॉइंट है ए का एड्रेस दिया है उसने कितना, ए का एड्रेस उसने दिया है 4i माइनस जे प्लस 2k, और कोई एक और पॉइंट दिया है बी, और बी का जो एड्रेस दिया है -10i प्लस 5j प्लस 4k। नाउ माय क्वेश्चन इज कि कैसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो। फाइंड व्हाट बेटा, ध्यान से देखो क्या लिखता है, द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ दिस इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू बी। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो किससे पास कर रही है, पहली बात तो चलो बी से पास करवा लिया, एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अब तक क्या समझ में आया कि एक पॉइंट इन हैंड होना चाहिए, बोल तो रहा हूं पासिंग थ्रू बी, और प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल होना चाहिए। बोला यार, साफ साफ बोला, परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी। तो कौन सी इक्वेशन चाहिए, वेक्टर या कार्टेशियन? वेक्टर चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए ना, तो वेक्टर इक्वेशन ले लेते हैं, आर वेक्टर माइनस कौन सा बी, ए मत लिख देना यार राक्षस हो, सर फॉर्मूले में तो ए लिखवाया है। अबे पासिंग थ्रू पॉइंट कौन है बता दो, ए या बी? तो फिर आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, सर फॉर्मूले में एन लिखवाया आपने, एन वेक्टर कौन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ए बी कौन है? तो तुम्हें तो परपेंडिकुलर से मतलब है, उससे क्या मतलब, एन या ए बी? चलो बताओ, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर कौन है भाई, बी वेक्टर -10i प्लस 5j प्लस 4k, और डॉट ए बी मतलब ए बी तो निकालना पड़ेगा भाई, निकालो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ यही निकाल लेते हैं ना, पहले से ही निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं आप। हाँ तो बताना जरा, बी माइनस ए कितना, -10 - 4 -14i, और फिर 5 और 6 हो गए भाई 6j, और 4 और 2, 4 में से 2 गया भाई, कितना होता है, 4 में से 2 गया होगा 2k, तो डायरेक्ट ही रख लो, इससे अच्छा इतना कुछ लिखने के, तो -14i प्लस 6j प्लस 2k। अच्छा भाई, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या पूरा वेक्टर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर लो पहले से ही ना, अननेसेसरी कैलकुलेशन करने का क्या मतलब है। तो ये सब एज इट इज रहेंगे, इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया। हाँ भाई, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या देखेगा,
-7i प्लस 3j प्लस k इक्वल टू 0 और करो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट। तो आर वेक्टर डॉट -7i प्लस 3j प्लस k, और जब मैं डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, -10 और -7 कितना हो गया, +70 प्लस 5 और 3 15 और 4 तो 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 0। अभी बताओ आर वेक्टर डॉट -7i प्लस 3j प्लस k की वैल्यू आनी चाहिए 70 और 4 74 79 89, तो उधर जाके 89 चेक करना पीछे आंसर क्या है आंसर इसका। क्या है आंसर? गलत है, वैसे वो नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ना कि वो डायरेक्शन रेशियो बदल जाता है एक तरीके से, ठीक है जी। ठीक है मतलब भाई, ठीक है भाई, पीछे आंसर ऐसे दिया हुआ है ना, पीछे ऐसे दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 7i माइनस 3j माइनस k इक्वल टू 89, वो भी माइनस में, ठीक है जी। ये आंसर पीछे दिया हुआ है, कार्टेशियन पार्टीशन तो नहीं पूछा। चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई? हाँ थर्ड का भी शुरू करो अपने आप, थर्ड का भी। पढ़ लो थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, कुछ नहीं, बेसिक मिड पॉइंट फॉर्मूला है। हो गई तनीषा से बात? तनीषा से बात हो गई? आज ही करवाओ, कोशिश करो, कल तो उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी क्लासेस। Let's start. Third question. Third question, which part? B. The foot of puppet, नहीं, find the equation of plane bisecting। अच्छा भाई, ये कोई लाइन जॉइनिंग है 1, 2, 3 और दूसरी पॉइंट है B 3, 4, 5। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग दिस एट राइट एंगल टू द लाइन। ए और बी को ज्वाइन करो तो लाइन तो आती है। कहता है एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर दे। यार मैं समझा नहीं, बाइसेक्ट कर दे मतलब दो बराबर पार्ट में बांट दे। अच्छा पी मिड पॉइंट है तो ले लो पी, तो पी का तो एड्रेस फाइनल करो ना पहले। अच्छा लेकिन ऐसे कैसे ना, सुनो तो सही, पी के आने से क्या हो जाएगा। मुझे इस प्लेन की, अगर तुम इस प्लेन की इक्वेशन पूछोगे ना तो मुझे इसके ऊपर वो भी चाहिए होगा नॉर्मल भी। तो बोल तो रहा है राइट एंगल, तो यानी ये जो लाइन है ये राइट एंगल, इसका नाम डी रख लो क्योंकि पी तो फिर वो एक तरीके, हाँ पोजीशन में प्लेन का हम पी को ना प्लेन से लिखते हैं ना, पी मतलब प्लेन, एल मतलब लाइन है ना, तो वो पी को बचा के रखा करो, मत यूज किया करो। चलो भाई बोलो प्लेन, अरे प्लेन क्या भाड़ा, पहले डी निकालो। डी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? चलो सुना दो जल्दी से डी का एड्रेस, ओरली सुना दो यार, फॉर्मूला तो सबको आता ही है, मैं भी नहीं लिख रहा, तुमको भी लिखने दे रहा। हाँ लिख दूँ, 3 और 1 4 का आधा 2, 4 और 2 6 का आधा 3, 5 और 3 8 का आधा 4। अच्छा प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे, कौन सी चाहिए? वैसे किस भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है? उसने तो मांगा नहीं है कुछ मेरे ख्याल से ना, उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन।
हाँ, तो वैसे किस लैंग्वेज में आप मानते हैं कि कार्टेशियन? तो दे दो, कार्टेशियन दे दो, बड़ी देर होगी कार्टेशियन यूज ही नहीं किया। हाँ भाई, तो कार्टेशियन इक्वेशन सुनाओ क्या होती है? ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन। पंगा हो गया भाई, रुको ना रुको, हमने अभी तक डी आर्स भी नहीं निकाले। तो ए बी से ए बी के, अरे जो ए बी के डी आर्स वो अपने डी आर्स, बात खत्म। और अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट पता हो तो उसके डी आर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, है ना। तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन करके सारा फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, आप तो बता दो बस। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, सारे 2, कमाल है। ओके, तो अब निकाल लेते हैं प्लेन की इक्वेशन। तो जो प्लेन की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, तो प्लेन की इक्वेशन हम वेक्टर में नहीं लिख रहे। प्लेन की इक्वेशन आ गई ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ कि ए कौन है? देखो जी, ये है ना ए बी सी। डायरेक्शन रेशियोज को ही बोलते हैं क्या बेटा? ए बी सी। तो 2x माइनस एक्स वन, ये रहा पासिंग थ्रू पॉइंट। पास किससे कर रहा है? हमारा डी से। डी का एड्रेस क्या निकाला था तुमने? लिख दो प्लेन, यहां ऊपर लिख दो डिस्क्रिप्शन, प्लेन पासिंग थ्रू, किससे पास करवा रहे हो? जल्दी से बोलना जरा। डी 2 3 4 एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। चलो भाई शुरू करते हैं। x माइनस 2, 2 इंटू वाई माइनस 3, 2 इंटू जेड माइनस 4। यार ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे आंसर, तो ब्रैकेट खोलो। 2x माइनस 4, 2y माइनस 6, 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। आंसर बोलना कितना आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10 और माइनस 8 18, यानी कि इक्वल्स टू आ गया 18। और ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 9। जैसा कि मैंने बोला था कि प्लेन की जनरल इक्वेशन ये होती है। याद आया कुछ? मैंने फॉर्म पढ़ाने से पहले कुछ पढ़ाया था ना प्लेन की जनरल इक्वेशन, और ये बोला था दिल पे मत लो, फाइनली शक्ल ऐसी आती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, जिसे ये नहीं आता उसे कुछ नहीं आता। मतलब है तो मामूली बात, लेकिन बड़े दुख के साथ कभी कभी कहना पड़ता है कि लोगों को ये भी नहीं आता। हाँ भाई, ये बताओ कोऑर्डिनेट प्लेन कितने होते हैं? 3 प्लेन होते हैं बेसिकली, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। कर लिया कॉपी है? लेफ्ट साइड को नोट तो नहीं कर लो, पहले कॉपी कर लो अच्छे से। एंड उसमें एंड लिखा हुआ ऊपर। 3 प्लेन होते हैं भाई, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और कौन सा प्लेन? जेड एक्स। इनकी इक्वेशंस आपको बतानी है भाई। ये 3 ही तो प्लेन होते हैं, एक फ्लोर है ना। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा है? ऐसे समझो ना, ये समझो, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो बॉटम लाइन क्या जा रही है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या जा रही है? जेड। और ये कौन आ रही है? वाई। तो ये फ्लोर क्या है? ये एक्स वाई प्लेन है। ये कौन गया था तुम्हारी तरफ को? एक्स। और ये कौन गया था? जेड। तो ये वाली दीवार क्या है? एक्स जेड प्लेन। ये कौन गया है? वाई। और ये ऊपर कौन गया है? जेड। तो ये वाला दीवार जो है क्या है? वाई जेड प्लेन है। कोई डाउट? लाओ 3 इक्वेशन लेंगे, बिठा दो इसको। अब भाई जरा सुनाओ कहानी। ये वाला जो प्लेन होता है, इस प्लेन का नाम होता है, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, तो इसका नाम क्या होगा? कौन सा प्लेन? चलो एक्स वाई प्लेन तुमने सुना दिया, अब ये भी सुना दो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। सीधी सी बात है, जेड। गलत है ना, प्लेन की जनरल इक्वेशन तो ये होती है। अरे यार अब तो पढ़ लिया, अब तो बोलो। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये प्लेन दिख तो नहीं रहा मुझे, मैं दिखा देता हूं तुमको। 0x 0y प्लस 1z इक्वल टू 0। चेक करो, शक्ल मिलती है उससे? वही लिखी है, बस ये 0 0 क्यों है? अब मैं क्या करूं? नहीं है ना। तो इन शॉर्ट अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, उसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो हर बच्चा इसको कंपेयर करके बता नहीं सकता। हाँ भाई सुनाना जरा। ये ए, ये बी, ये सी, यही होता है ना डायरेक्शन रेशियोज। तो बोलना है क्या आए होंगे? 1 सॉरी
0 0 1। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल निकालना तो 2 मिनट। ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इक्वेशन को देख के गेस कर लो कि इसके ऊपर नॉर्मल का डी आर क्या रहा होगा, राइट। तो ए कितना 0, बी कितना 0, सी कितना 1। एक्स वाई प्लेन के ऊपर कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, लेकिन वो रहेंगे क्या? 0 0 1 के प्रोपोर्शनल। क्या रहेंगे? और ये ब्रैकेट नहीं होती, डायरेक्शन रेशियोज का भी पॉइंट नहीं होते, 0 0 1 के प्रोपोर्शनल रहेंगे। कोई डाउट? समझ रहे हैं? प्रोपोर्शनल मतलब कोई ले लिया, कोई इस बच्चे ने 0 0 2 ले लिया, किसी ने लिया 0 0 3/2, इस टाइप से रहेंगे ना। प्रोपोर्शनलिटी हमेशा दिखेगी तुम्हें। एनीवेज, इतनी डिटेल में ना जाके थोड़ा शॉर्ट में बात खत्म करते हैं। कोई बता सकता है वाई जेड प्लेन की इक्वेशन? x0, अरे जो इसमें गायब होता है वही 0 होता है। ढंग से लिखो ना, ऐसे थोड़ा होती बात है। x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू, अच्छा बताओ xz कौन 0? y 0, तो y तो 0, लेकिन ये बता दो इक्वेशन 0x प्लस वाई प्लस 0z इक्वल टू 0। ऐसे छोड़ोगे क्यों भाई? वो नहीं हो सकती, इनकी वेक्टर इक्वेशन नहीं हो सकती क्या? हाँ से बताओ। आर वेक्टर डॉट 0i, अरे यहीं से देख के मतलब क्या लिखते हो, फिर भूल गए तुम। हाँ भाई, वेक्टर की जनरल इक्वेशन लिखना जरा। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना? बोलो एन वेक्टर। भाई इसकी शक्ल देख के पता लग जाता है। बोलो 0 0 1, बोलो क्या लिखूं? 0i 0j प्लस k इक्वल टू कितना? 0। इसकी इक्वेशन सुनाओ, वेक्टर वाली सुनानी है। आर वेक्टर डॉट आई, वेरी गुड, आई प्लस 0j 0k इक्वल टू, इसकी सुना दो यार, बस खत्म करें फिर बात को ना। आर वेक्टर डॉट 0i j 0k इक्वल टू 0। नोट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, कई लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में। लोगों से अचानक पूछ लो, हाँ बेटा एक्स एक्सिस की इक्वेशन, तो कई लोग सदमे में आ जाते हैं, ये क्या पूछा? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? उस पर वाई हमेशा क्या रहता है? 0, वेरी गुड। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? उस पर एक्स हमेशा 0 रहता है। ऐसे एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? उस पर जेड हमेशा 0 रहेगा। अबे फ्लोर पे हाइट नहीं होती ना, है ना? तो ऐसे ही है, ये एक्स वाई प्लेन है, और ये वाला प्लेन जो है, अगर आप स्केच बनाने में इंटरेस्टेड हो तो ये स्केच भी काफ़ी डिस्क्राइब कर देता है तुमको कि कौन क्या है। ये एक्स जेड प्लेन है, और ये वाला जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, इसका नाम वाई जेड प्लेन है। करो कॉपी। सूरज क्या कह रहा है तू पता तुझे? प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? और एक्स वाई प्लेन पे जेड हमेशा 0 होता है, और मैंने लिखा 0x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 होता है या जेड का कोफिशिएंट 0 होता है? पहले तो डिसाइड कर ले क्या कहना चाहता है। दिख रहा है जेड 0, और बाकी होते ही नहीं, तो बाकी होंगे ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे ना, तो उसका कोफिशिएंट 0 कर दो। हमने कब कहा कि यहां z 0? हमने कब कहा कि यहां x 0 है? हमने कहा x का कोफिशिएंट 0 है। क्या है? तो अभी भी हम वही रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और अल्टीमेटली बचेगा क्या? तो अभी भी तो हम z इक्वल टू 0 ही कह रहे हैं, फर्क नहीं है। तो खो गया बीच में ना। मैंने x एंड y को 0 नहीं कहा है, x एंड y के कोफिशिएंट्स को 0 कहा है। बी क्लियर विद दिस टर्म ना, ठीक है जी? ओके, इसीलिए मैंने तुम्हारे होमवर्क में उसमें नहीं लिखा था, लिस्ट में। मुझे पता था ये मुझे पढ़ाना है, ठीक है जी? नेक्स्ट हो गया स्टार्ट, खत्म कर ले भाई। सेकंड फॉर्म लिखो। कितनी फॉर्म है टोटल? जितनी आ जाएंगी कॉपी में, चिंता नहीं करो। एक आ गई है तुम्हारे पास। नाम बोलो उसका। और ये भाई ये ना इंट्रोडक्शन आया, अभी रुको, अभी थोड़ी देर तक जब मैं सारी फॉर्म पढ़ा लूंगा तो फिर कराऊंगा मिक्स प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली फिर तो प्लेन निकालना है, फिर आपकी मर्जी किस मेथड से ही निकाल रहे हो आप। लाइक लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म?
2 पॉइंट फॉर्म। अबे 2 पॉइंट फॉर्म नहीं होती, 3 पॉइंट फॉर्म होती है। देखो हेडिंग चेंज करो, 2 पॉइंट फॉर्म नहीं 3 पॉइंट फॉर्म। प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब भाई अगर हमारा प्लेन कितने पॉइंट से पास कर जाए? 3 पॉइंट से। ये सेकंड फॉर्म आ रही है भाई, क्या बोलते हैं इसको? 3 पॉइंट फॉर्म। अगर हमारा प्लेन कितने पॉइंट से पास कर जाए, है कोई अंदाजा? 3 पॉइंट से पास कर जाए। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो हमारा जवाब होगा ऐसी होगी, है ना? तो सामने वाले का क्वेश्चन पक्का होगा, अबे ऐसी तो होगी, पर यहां तक तू पहुंचेगा कैसे ये तो बता दे। ये तो तू फाइनल आंसर बता रहा है मुझे, ये बता निकालेगा कैसे? यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता तो, रोड मैप तो होना चाहिए ना। अबे कोई बताना चाहेगा 3D खत्म कर चुके हो स्कूल में? तुम नहीं खत्म अभी? फिर तो स्कूल करते क्या हो जाके तुम? ये मेरे लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री है, फरीदाबाद के बच्चे स्कूल जाके करते क्या है? ठीक है, और इतने सिंसियरिटी दिखाते हैं स्कूल के नाम पे। इनको बोला ना बेटा कल छुट्टी करनी है, मैं पढ़ाऊंगा 3 घंटे। नहीं नहीं सर स्कूल, भगवान जाने करते क्या जाएंगे। हाँ भाई, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर नजर आ रहे हैं, 3 वेक्टर। अगर मैं ये कहूं कि ये तीनों के तीनों वेक्टर, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, तीनों के तीनों कोप्लेनर है, तो कहना गलत नहीं होगा, सच में तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे गिरे हैं। यार मैंने ना तुम्हें वो पढ़ाया था पैरेलल पाइप। तो पैरेलल पाइप के लिए क्या होता है? 3 कोइनिशियल एजेस होते हैं, तो उनका एसटीपी ले लो। क्या ले लो? उन 3 कोइनिशियल एजेस का क्या ले लो? एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ जाता है। ये तो तीनों क्या है? कोप्लेनर। तो इनसे कोई पैरेलल पाइप बना होगा क्या? पैरेलल पाइप मतलब रूम, ये वाला रूम बना होगा? कोई रूम नहीं बना होगा। तो इस अगर मैं इन तीनों का एसटीपी लूंगा तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आएगा। पर सर पैरेलल पाइप तो बना ही नहीं है। मैंने हाँ बात ये भी तो सही है। तो पैरेलल पाइप नहीं बना तो मैं क्या लिखूं? 0 लिख दूंगा उठा के। आ गई इक्वेशन, ध्यान से देखो। Since AR vector, AB vector and AC vector are coplanar, मानते हो या नहीं? तो इन तीनों का STP क्या एक्सपेक्टेड है? जल्दी से बताओ, इन तीनों का STP क्या होना चाहिए? 0। अभी पिटोगे अगर तुमने STP नहीं बताया मुझे। STP बहुत आसान है, 2 का क्रॉस, तीसरे के साथ डॉट। तो मैंने इन दोनों का क्रॉस ये भी बता दिया था, क्रॉस एंड डॉट किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं इसका डॉट करूंगा और इन दोनों का क्रॉस कर लेता हूं। उसकी वजह है कि दोनों ढंग से पता है मुझे, ये दोनों वेक्टर प्रॉपर तमीज में मुझे पता है। ये ना ए बी तो निकाल लूंगा मैं। हाँ भाई, ये आर वेक्टर कैसे, ए आर वेक्टर दुनिया में कैसे आएगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल। ओके, देन ए बी कैसे आएगा दुनिया में? बहुत बढ़िया, बी माइनस ए क्रॉस, बहुत ही बढ़िया। तुमने नोटिस किया कि जब जब माइनस हुआ तो कौन हुआ? जब जब माइनस हुआ तो कौन हुआ? इसका मतलब अगर मैंने कोइनिशियल एजेस बनाए होते, राक्षस सुन ले प्रवेग, बी आर, अबे कोइनिशियल का मतलब कोइनिशियल पॉइंट तो सेम होना चाहिए ना। तो कोइनिशियल एजेस मान लो मैंने बनाए होते बी आर, बी ए, बी सी। ये तुम्हारे जैसे होते हैं ढीले, किताब ले घूम रहे होते हैं, आपने तो कुछ और पढ़ाया, ये तो कुछ और लिखा, फिर ढीले है ना, कॉन्सेप्ट से ढीले, इनका मैं क्या करूंगा? तो बी आर, बी ए, बी सी, फॉर्मूला सुनाओ। तो बी आर है ना, तो आर माइनस बी, बी ए माइनस बी और बी सी, तो सारे बी माइनस हो जाते। ये तो तुम सेट करोगे ना भाई, तुम कैसे लिखोगे? एक बात अकल लगा लेना, यहां एक बार जिसको लिख दिया ना माइनस, बात खत्म। वही फ्लैट किस में सबका होगा, है ना? ये कौन सी इक्वेशन आई जल्दी से बोलो? पसंद नहीं आई, कार्टेशियन में जाना चाह रहे हैं। अरे तो एसटीपी कार्टेशियन में निकालना नहीं आता तुमको? कार्टेशियन में एक याद करो, शॉर्टकट लिखवाया था डिटर्मिनेंट। सुनाओ पहले वाले का। अबे तो पहले निकाल तो लो, मार्केट में तो लाऊं यार, लाऊं कैसे?
r माइनस ए यानी कि x माइनस, बहुत बढ़िया, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस, बहुत ही अच्छे बच्चे। अगला बता जरा, ए बी मार्केट में कैसे आएगा भाई, b माइनस ए, तो शुरू हो जाओ, x2 माइनस x1, बिल्कुल सही है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरा, हाँ तो ठीक है, कितना आ जाएगा, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट कहाँ गिरोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के, और यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर डॉट, अरे अभी आंसर होना है, अभी तो ये खुलेंगे तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू के, और ये आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के। अब वो तो तुम डेटा दे दो तो मैं जवाब दे दूंगा, है ना। हो गया भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट, करो कॉपी। फॉर्म का नाम 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 ही करेंगे डायरेक्ट। फिफ्थ और सिक्स होमवर्क है। लिखो भाई, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। रिमार्क लिखो ना, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। केस 1, if they are collinear, 3 points are always coplanar. केस 1, केस 1 लिखो, इफ दे आर व्हाट, कोलिनियर। अगर कोलिनियर होंगे तो कोप्लेनर कैसे हो गए, अगर कोलिनियर होंगे तो कोप्लेनर कैसे हो गए। मान लो ए बी सी एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए, तो कोप्लेनर कैसे हुए। कोप्लेनर का मतलब दे लाइज ऑन सेम प्लेन। एक लाइन कितने प्लेन का पार्ट हो सकती है, एक लाइन कितने प्लेन का पार्ट हो सकती है। देख रहे हो भाई, ये मेरी लाइन है, ये रिमोट एक प्लेन है, सरफेस है ना, तो क्या है, प्लेन। तो बच्चा कहता है सर देखो ये वाली लाइन इस प्लेन पे आ रही है, तो फिर ये तो पूरा प्लेन राउंड घूम सकता है। ऐसे कितने प्लेन हो सकते हैं। अब ये वाला प्लेन इस प्लेन से अलग है, इससे अलग है, इससे अलग है, तो ये बताओ इस अगर मैं राउंड घुमा दूँ तो कितने प्लेन निकल आएंगे। इन शॉर्ट लाइन कितने प्लेन का पार्ट होती है, इनफाइनाइट प्लेन का पार्ट होती है ना। तो मेरे हिसाब से आपको कहना चाहिए कि सच में एक जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट प्लेन्स के ऊपर लाई करती है। ये आप देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना।
देखा तुमने कितने सारे प्लेन्स आ गए। ठीक है जी, करो कॉपी स्केच। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज 3 कोलिनियर पॉइंट। मैंने बोला 3 पॉइंट है तो भाई प्लेन क्या कहते हैं, कोप्लेनर होंगे ही होंगे। तो बच्चे के माइंड में डाउट आता है 2 तरीकों को लेके कि सर अगर वो कोलिनियर हुए तो क्या होगा, तो भी कोप्लेनर होगा। हो गई कॉपी? केस 2 इफ दे आर नॉन कोलिनियर। केस 2 इफ दे आर नॉन कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो जाएं, क्या हो जाएं? तो जल्दी से बताना, अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल। और मेरे ख्याल से क्लास में बैठा हर बच्चा जिसके पास 2 या 4 आंखें हैं वो इस बात को फील करता है कि ट्राइंगल अपने आप में सरफेस है। नहीं, अबे तो अपने आप में सबूत है कि प्लेन है। ट्राइंगल तो खुद एक प्लेन नहीं हो गया। तो आज के बाद बताओ कितने पॉइंट्स को कम से कम चेक करना बनता है कि वो कोप्लेनर होंगे। 2 तो चेक करना बेकार की बात है। 2 पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, और स्ट्रेट लाइन कितने प्लेन का पार्ट होती है? इनफाइनाइट का। 3 पॉइंट्स क्या होंगे, चाहे वो कोलिनियर हो चाहे वो नॉन कोलिनियर हो, प्लेन तो बना ही देंगे वो, यानी प्लेन पे तो आ ही जाएंगे। तो लॉजिकली सवाल कितने पॉइंट से बनता है? 4 को चेक करना बनता है। क्या? 4 को। 4 पॉइंट एक प्लेन पे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ट्राइंगुलर रीजन ले लिया तो 3 पॉइंट तो ऑब्वियसली ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, और चौथा पॉइंट हवा में ले लिया। तो चौथा पॉइंट हवा में आने के बाद ये चौथा पॉइंट इस प्लेन पे थोड़ी ना हुआ। तो इसका मतलब क्या है, चेक कितना करना बनता है? 4। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 पढ़ो। आ गया ना सवाल? पढ़ा? क्या लिखा है? शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। गिन लो कितने पॉइंट्स हैं ये। क्या करोगे? अबे तो अपना ब्रह्मास्त्र यूज करो ना। 4 में से कोई भी 3 पकड़ लो, वो तो पक्का क्या होंगे? कोप्लेनर। तो 4 में से कोई भी 3 पॉइंट जो कि पक्का कोप्लेनर है उनको यूज करते हुए इक्वेशन निकाल लो। और चौथा पॉइंट अगर इस इक्वेशन को मानता है तो वो भी इसी प्लेन पे है, और चौथा पॉइंट इस इक्वेशन को नहीं मानता तो इस पे नहीं है। कितना आसान कॉन्सेप्ट है। देखो, हाउ टू चेक 4 पॉइंट्स, हाउ टू चेक 4 पॉइंट्स कोप्लेनर और नॉट। हाउ टू चेक 4 पॉइंट्स कोप्लेनर और नॉट। बोर्ड्स में आ चुका है सवाल 4 नंबर के अंदर, इसलिए मैं डायरेक्ट यही कराया, बाकी तो बच्चों वाले सवाल हैं और इसी में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, हम क्यों पंगे लें बाकियों से। हाउ टू चेक 4 पॉइंट्स कोप्लेनर और नॉट। ये कैसे चेक किया जाए कि 4 पॉइंट्स कोप्लेनर थे या नहीं थे। ठीक है जी, लिखो स्टेप नंबर 1। सिंस 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, since 3 points are always coplanar, find equation of plane using them. Since 3 points are always coplanar, find equation using them. Step number 2. Step number 2. Now check. Step number 2. Now check whether the 4th point lies on it or not. Now check whether the 4th point lies on it or not. If yes, next line लिखना, if yes, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, if yes, then 4 points are coplanar. Then 4 points are coplanar. चलो भाई सवाल शुरू करते हैं। Then 4 points are what बेटा? कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 0, -1, 0, B 2, 1, -1, C 1, 1, 1 एंड D क्या है? 3, 3, 0। एक काम करते हैं, सी को छोड़ देते हैं, या सी में और बी में से किसी को छोड़ देते हैं। पॉइंट्स
A, C, D आर कोप्लेनर, मानते हो भाई? आर कोप्लेनर. So equation of plane through them. बताओ भाई इक्वेशन क्या डिटर्मिनेंट होता है? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 नहीं y3 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0. चलो भाई इसी ऑर्डर में ले लेते हैं x1 y1 z1. तो x माइनस 0, y प्लस 1, z माइनस 0, 2 माइनस 0 2, 1 प्लस 1, क्या ले रहे हैं? c लेना है. तो 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 0 अगेन 1. देन 3 माइनस 0 3 माइनस ऑफ माइनस 4 और 0 माइनस 0 0. डिटर्मिनेंट खोल दो भाई. x इंटू 0 माइनस 4 माइनस वाई प्लस 1 इंटू 0 माइनस 3 z इंटू 4 माइनस 6. ये आ गया आपके पास माइनस 4x प्लस 3y प्लस 3 और ये आ गया माइनस 2z इक्वल टू 0. सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई तुम्हारे पास. फाइनली जिस प्लेन को हम ढूंढ रहे थे वो आ गया आपके पास माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3. और आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 3. हाँ भाई चौथा पॉइंट ड्रॉप किसको किया था? नाउ प्लेन P एट पॉइंट B, देखें एट पॉइंट B का इसका रिएक्शन क्या आता है. तो जैसे हमने यहां डाला 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 3 माइनस 2, 8 में से 5 गया 3 इक्वल टू 3. क्या भाई क्या कहते हो? 3 इक्वल टू 3. ट्रू. सो ऑल 4 पॉइंट्स, सो ऑल A B C D, A, B, C, D are on same plane. और जब ये सब के सब सेम प्लेन पे हैं तो हमें क्यों ना कहना चाहिए कि ये कोप्लेनर है. ठीक है जी, खत्म सवाल. हाँ भाई कौन सी फॉर्म खत्म कर ली हमने? 3 पॉइंट फॉर्म. अगली फॉर्म का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म. कौन सी फॉर्म? पहले फॉर्म कर लो ना सारी, तो मजा आएगा ना फिर क्वेश्चंस जब मैं डिफरेंट सिचुएशंस तुम्हारे लिए पुट अप करूंगा तो आपके पास सारे हथियार होंगे उस टाइम. अच्छा ये वाला इस फॉर्म से निकल जाएगा, ये वाला इस फॉर्म से निकल जाएगा. अब एक आध फॉर्म ना आती हो आफत ही रहती है. ठीक है जी, तो निपटा ही लेते हैं साथ साथ. अगली फॉर्म का नाम क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म. तो टोटल आपके पास 4 फॉर्म है बेटा. कितनी? 4. 5वीं फैमिली ऑफ प्लेन्स है, वो अलग कहानी है, उससे बात करेंगे अलग से. जिसमें तीसरी आज हो ही रही है, चौथी भी हो ही जाएगी अभी. कर ले कॉपी, कर लोगे ना ये बीच वाले क्वेश्चन? पढ़ के देख लेते एक बार जो होमवर्क दिए. कुछ नहीं, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स कह रहे हैं, वो तो ये कवर कर तो दिया. ठीक है जी. ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है? वेक्टर वाला या ये वाला डिटरमिनेंट वाला? डिटरमिनेंट वाला ज़्यादा अच्छा. तो जब डिटरमिनेंट वाला आंसर निकल आता है ना तो यहीं से एक लाइन में लिखा जाता है, यहीं से लिखा जाता है एक लाइन में वेक्टर भी. ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू k.
और वेक्टर में इंसान क्या चाहता है, आर वेक्टर डॉट एन इक्वल टू कितना, क्या नहीं दिख रहा तुमको बताना, एन नहीं दिखा तुम्हें अभी तक इसके अंदर, अभी एन बताना क्या है, बोलना शुरू करना जरा इसको, इसकी शक्ल देख के। हाँ 4i माइनस 3j प्लस 2k, और k की वैल्यू नजर नहीं है तुमको अभी तक, तो दिक्कत कहाँ है ना, इसी एक कोई रट्टा मार लो, इससे सारी जहान बन सेट कर देंगे हम इसको, राइट। चलो नेक्स्ट, अब क्या है फॉर्म का नाम, इंटरसेप्ट फॉर्म। लेट अस ड्रॉ अ स्केच। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। अभी फॉर्म का नाम क्या है, लिख लेना हेडिंग, थर्ड फॉर्म है, फॉर्म का नाम है बिल्कुल ठीक, इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर एक प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कहीं मीट करता है, सपोज करो ये ओरिजिन को ए यूनिट दूर मीट करता है, और ये क्या बोलेंगे बी यूनिट, और ये मेरे ख्याल से क्लास में बैठा हर बच्चा इस बात को जानता है, ये कैपिटल ले लेना, कैपिटल ए इसलिए, नहीं तो ना स्मॉल से डायरेक्शन रेशियोज का मैसेज आता है, हम डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो ये बताओ कैपिटल ए कौन है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, वाई कैपिटल बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, और कैपिटल सी क्या है, वो होंगे भाई तुम्हारे लिए। मैं बताता हूं, अगर मुझे ये ए पता है ना, तो मैं ये वाला पॉइंट फिक्स कर दूंगा उठा के, ये वाला पॉइंट बताओ क्या आएगा, हाँ कैपिटल ए कॉमा, बहुत बढ़िया बेटा, और ये बताना 0 कॉमा कैपिटल बी कॉमा 0, और ये बता दो 0 कॉमा 0 कॉमा, और अभी थोड़ी देर पहले खत्म किया है प्लेन पासिंग थ्रू कितने पॉइंट मैं लगाने जा रहा हूं। तो जो प्लेन की इक्वेशन मुझे नजर आ रही है, होपफुली आपको भी नजर आ रही होगी, x माइनस, इसको ले लेते हैं a, y माइनस 0, z माइनस 0, फिर x2 माइनस x1 क्या लिखूं, माइनस a, y2 माइनस y1 क्या लिखूं b, z2 माइनस z1 0, फिर x3 माइनस x1 क्या लिखूं, माइनस a, 0 माइनस 0 0, और c माइनस 0 0। जो बच्चा इस डिटरमिनेंट को खोल लेगा, c माइनस 0 c। उसके बाद अब कहानी सिर्फ एक्सपेंशन पे डिपेंड करती है, तो बताओ भाई जरा कितना आ जाएगा, x माइनस ए के अलोंग क्या आया होगा, अलोंग आया होगा b इंटू सी, बी सी, हाँ कैपिटल ए है, क्या मैंने वहां भी स्मॉल लिख दिया क्या, स्मॉल से ना डी आर का मैसेज आता है, वो हमें देना नहीं ना, डी आर अलग है, कैपिटल ए बी सी अलग है, राइट। आगे बताओ भाई, माइनस क्या, माइनस वाई ना, और माइनस ए को 0 सी से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, सही है माइनस ए सी। अगला वाला बताओ, प्लस जेड इंटू क्या लिख दूं, ये तो खत्म है ना, प्लस ए बी लिख देता हूं, इक्वल टू कितना 0। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा ना तो ये आ जाएगा बी सी इंटू में एक्स माइनस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस ए सी इंटू में वाई प्लस ए बी इंटू में कितना z इक्वल टू 0। ये ए बी सी चला जाएगा उधर, तो बी सी इंटू एक्स प्लस ए सी इंटू वाई प्लस ए बी इंटू कितना z इक्वल टू कितना भाई, किससे डिवाइड कर दो, तो वो पता है 10th क्लास वाली, सॉरी 11th क्लास वाली शक्ल आ जाएगी, याद आया कुछ 11th क्लास की शक्ल क्या रहेगी, x के अपॉन में कौन है, उसी का इंटरसेप्ट है ना, y के अपॉन में कौन है ना, कोई डाउट, ठीक है जी, ऑल योर्स ना, कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे सामने है, इक्वेशन भी तुम्हारे सामने है। और कोई मिल गया ना मुझे ये कहता हुआ कि सर वेक्टर इक्वेशन बता दो, नहीं बताई जा सकती ना, इंटरसेप्ट अपने आप में क्या है, इंटरसेप्ट अपने आप में क्या है बच्चे, लेंथ है ना, तो लेंथ कार्टेशियन से कंसर्न चीज होती है ना, तो ये सिर्फ कार्टेशियन ही बता सकते हैं। तो इकलौती यही फॉर्म है नमन जो सिर्फ किस में लिखी जाती है, सिर्फ कार्टेशियन में, बाकी सबके तो दोनों दोनों अवतार हैं, कार्टेशियन वेक्टर सब मिल जाएंगे तुमको, लेकिन इकलौती फॉर्म ऐसी इसमें आपको नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट और 10 शुरू कर लो। ये आप ऐसे ना समझेंगे, ये सवाल बहुत आसान आसान है। अभी सिर्फ मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, फॉर्म्स। अभी मिक्स प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और जब मिक्स प्रॉब्लम शुरू होंगी ना तब पता लगे तुमको कि एक्चुअली क्वेश्चंस कितने खतरनाक हो सकते हैं। जब कॉम्बो बन के आने शुरू हो जाएंगे ना तब देखेंगे। चला दो ये। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट पढ़ लो, पहले सवाल पढ़ लो अच्छे से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4, 6। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो 2, 4, 5, 6 से तो पास होता है और मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन, सॉरी, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, यानी कैपिटल ए किसके बराबर है, कैपिटल बी के और कैपिटल सी के, और सबको ले लो लैम्डा। तो प्लेन की इक्वेशन तो साफ साफ हो गई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अभी एक ए भी लैम्डा है, बी भी लैम्डा है और सी भी लैम्डा है। तो ये बताओ, जिस बच्चे को ये प्लेन निकालना है वो सिर्फ क्या निकाल ले, लैम्डा ही निकाल ले यार फिर तो। अच्छा, प्लेन इज किसे, प्लेन किसे पास कर रहा है, बट प्लेन इज पासिंग थ्रू, हाँ भाई, पासिंग थ्रू व्हाट, 2, 4। तो एक काम करते हैं, जहां जहां x है वहां 2, y की जगह 4 और z की जगह 6 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया, 6, 4, 10 और 2, 12। तो प्लेन की इक्वेशन कितनी आ गई, बोलो क्या आ गई भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। ये तुम्हारा आंसर, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर मुझसे कोई पूछे वेक्टर इक्वेशन बतानी है तो मैं बता दूंगा। अरे बताओ, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू, वैसे डायरेक्ट निकालने का तरीका नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10। अरे उस सैटरडे क्लास का टाइम क्या चेंज किया था, याद है किसी को? 5 से 5:15 से 2 वॉट 7:30 7:15 किया था। कर लिया भी कॉपी है? क्वेश्चन नंबर 10। सेंट्रॉइड तो नहीं भूल गए? अब जब कोई प्लेन इंटरसेप्ट देता है तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना जाता है इनडायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC। अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC। ABC पे मीट करता है भाई, उल्टा ले दिया मैंने, A यहां होगा, B y एक्सिस पे होगा और C z एक्सिस पे होगा, और ये ओरिजिन है। आगे, सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल दिस ABC। हाँ भाई, ये नजर आया ट्राइंगल तुमको? इस ट्राइंगल का एक सेंट्रॉइड है G और उसका एड्रेस दे रखा है P, Q, R। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, जो भी है ना, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू, सॉरी, जेड बाई आर इक्वल टू कितना, 3। ये आपको प्रूव करना है। इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा।
तो ये इंटरसेप्ट हम क्या ले लेते हैं, ए, और ये इंटरसेप्ट हम क्या ले लेते हैं, बी, और ये इंटरसेप्ट हम क्या ले लेते हैं, सी। अच्छा इसका एड्रेस सुनाओ, a, 0, 0 और b का एड्रेस सुनाओ भाई 0, b, 0 और c का एड्रेस सुनाओ 0, 0, c। अच्छा g कौन है, g इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। हाँ भाई, तो सेंट्रॉइड का एड्रेस तुम्हें क्या पता है, PQR। वैसे तुम्हें पता है, मैं निकाल भी सकता था इसको, निकालना है क्या निकालते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट और हैं। सुनाओ, सब कुछ करके सुनाओ मुझे कि वो क्या होंगे 3 कोऑर्डिनेट। हाँ तो वो शुरू करते हैं ना, a प्लस 0 प्लस 0, a बाई 3 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो यार मुझे तो तुम ABC बता दो। a आ जाता तुम्हारा 3p, b आ जाता तुम्हारा 3q और c आ जाता 3r। वो छोड़ो, प्लेन सुनाओ कितना होगा, x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी इक्वल टू 1। x बाई ए की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू भी तो बताई थी 3p, y की वैल्यू 3q, z की वैल्यू c की वैल्यू 3r और यहाँ b की वैल्यू थी है, तो यहाँ से 1/3 कॉमन लेके उधर भेज देते हैं। तो x बाई पी, y बाई क्यू, z बाई आर इक्वल टू 3। दैट्स योर प्लेन बेटा, करो कॉपी। चौथी और आखिरी फॉर्म, इसके बाद आपकी प्लेन की इक्वेशंस खत्म हो जाती हैं। नॉर्मल फॉर्म, फॉर्म का नाम क्या है, पहले क्या पढ़ाया था, 1 पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, अब क्या पढ़ा रहा हूं, नॉर्मल फॉर्म। सबसे कॉन्सेप्चुअल टाइप मानी जाती है, सबसे कॉन्सेप्चुअल, ठीक है जी। मतलब अगर ये लगनी हो ना तो ऑफ आती रहती है बच्चे की, बाकी सब तो सीधी सीधी देखते हैं। Can you start? Normal form. हाँ भाई, ये प्लेन है, ये ओरिजिन है। अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ सर्टेनली फिक्स होगी कि वेरी करेगी, नहीं। जब एक प्लेन फिक्स है, ओरिजिन फिक्स है, तो उसके ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर भी। अच्छा, इस प्लेन पे कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो जवाब है इनफाइनाइट। नहीं, लेकिन जो ओरिजिन से आएगा वो कितने परपेंडिकुलर होंगे, एक बोले तो यूनिक। और जहां यूनिक चीज पढ़नी हो वहां डीआर काम नहीं करते, जहां यूनिक चीज काम पढ़नी हो वहां क्या डीआर काम नहीं करेंगे, उस पर काम करेंगे डीसी। तो अभी ये ऑटोमेटिकली, ये वाली जो प्लेन की इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने जा रही है किस पे, डीआर पे नहीं, डीसी ऑफ द नॉर्मल। किस पे, नहीं, आज से पहले तो तुम डीआर ऑफ द नॉर्मल से काम चला रहे थे, नहीं तो नॉर्मल भी तो इनफाइनाइट थे ना, है ना। आज हम यूनिक नॉर्मल लेने जा रहे हैं।
ये हो गया तुम्हारा आर, और एक कहीं तो मिला होगा इसको आके, तो कहाँ मिल गया होगा जल्दी से बताओ। इसका नाम ओ लिख लेते हैं, तो इसका नाम क्या लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं ए, और इसका एड्रेस किसी को नहीं पता, बात खत्म। हाँ भाई, प्लेन की इक्वेशन किसी को याद तो होगी, या तुम तो बिल्कुल ब्लैंक हो। अक्षता स्कूल में हुआ नहीं चैप्टर ये, हो गया तू समझ नहीं आया स्कूल में मेरे को, सर के ऊपर से क्या। हाँ भाई, वेक्टर इक्वेशन, हाँ बोलो क्या कह रहे थे। आर वेक्टर माइनस कुछ नहीं होता, आर डॉट एन क्या भाई, अभी बोला यूनिक है, डीसी यूज करूंगा तो वेक्टर कैसे यूज करूंगा, कैप यूज करूंगा ना। कैप और वेक्टर में क्या फर्क होता है, कैप यूनिक होती है, वेक्टर इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। और दूसरा होता है एल एक्स, अबे सही सुना तुमने ना, ए एक्स नहीं बोल रहा हूं, एल एक्स, डीसी आ गया ना भाई, तो बोलो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। ठीक है जी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस ना, ये आया कहां से होगा, इसको ज्वाइन कर लें, कोई परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को। ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, और इसके डीसी पता है मुझे, अबे हर लाइन के डीसी होते हैं, इसके भी क्या होंगे डीसी। तुमसे जो मैं पहले लाइनें पहले परपेंडिकुलर यूज कर रहा था उन पे भी डीसी रहे होंगे, बट क्या है ना कि इनफाइनाइट है तो हम डीसी के चक्कर में नहीं पड़ते, हम बोल लेते हैं हमारा तो किसी भी वेक्टर से काम चल जाएगा, तो हम बोलते हैं फिर ऐसा है ना, डीआर से काम चला लो। डीआर क्या होता है, बदलते रहते हैं, वेक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन डीसी नहीं बदलता, एक बार जो सेट हो गया फॉर दैट लाइन छोड़ो, इसके कोई पैरेलल लाइन भी होगी उसके भी डीसी सेम रहे होंगे। डीसी का काम है डायरेक्शन बताना, यूनिट वेक्टर बताना, तो यूनिट वेक्टर चाहे इसका ले लो चाहे इसके पैरेलल का ले लो। इसके डीसी ले लेते हैं हम एल एम एन। चलो भाई सुनाओ, अगर मैं ये कहूं किसी बच्चे को कि ये जो ए आर वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के, तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं दुखी होता, साफ दिखता है तो होगा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट सुनाना जरा जल्दी से, ए आर वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर कितना, 0। अच्छा ए आर वेक्टर, यार फंसा दिया तुमने मुझे, ए बता ही नहीं है, नहीं आई वॉन्ट टू राइट व्हाट, टर्मिनल माइनस, नहीं मैं लिखना चाहता हूं ऐसा, लेकिन मेरे सामने क्या पंगा जाता है सर, ए, मैंने ए का अंदाजा बोलूं तो फोटो परपेंडिकुलर है, पता नहीं, लेकिन मुझे क्या ए पता, छोड़ो नहीं पता ना, तो हम इसको पिक्चर में नहीं लाते। तो अपन लोग क्या नहीं लिख पा रहे हैं, अपनी मजबूरी समझ रहे हो भाई, हम लोग क्या नहीं लिख पा रहे हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि टर्मिनल तो पता है आर, इनिशियल हु नोस, मुझे नहीं पता, फोटो परपेंडिकुलर तुम्हें पता बता तो मैं लिख देता हूं आंसर को। ट्राइंगल लॉ भी तो नाम की एक चीज होती है, नहीं समझ में आया अभी तक, ट्राइंगल लॉ, जो चीज ओरिजिन से कनेक्ट हो रही है उसका नाम आर वेक्टर ना रख दूं, है तो ये पोजीशन वेक्टर ही, नहीं समझ में आया, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। if vectors if any position is joined to origin it will give you a vector and the name of vector is called position vector। मैं लिखने जा रहा हूं भाई ए आर वेक्टर, होपफुली कईयों को समझ में आना आएगा और कईयों को नहीं भी आएगा, नो डाउट, जिनको नहीं समझ में आएगा वो अगले साल पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इस साल वाले तो इस साल क्लियर हो। अबे रिजल्टेंट वेक्टर इन ट्राइंगल, नाम बताओ ट्राइंगल का, ओ ए आर, ओ ए आर में ओ आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के, बोलो क्या लिख दूं, बहुत बढ़िया, ओ ए वेक्टर, और बता देते बेटा, हाँ ओ ए वेक्टर प्लस, तो मैं कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूं ओ आर को जानने में, तो इंटरेस्टेड में किस में जानने में था, अरे ए आर ही बदल दो, ना रहेगा ए आर ना रहेगा टर्मिनल माइनस इनिशियल, और ना शोर मचेगा सर ए बताओ, है ना। अब बताना ओ आर क्या लिखोगे, आर वेक्टर, अच्छा इसको, अच्छा ओ ए मैं लिख सकता हूं, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ओ ए लिख सकता हूं। अरे कोई मुझसे पूछेगा सर ओ ए वेक्टर, अच्छा मैं अभी भी नहीं लिखना चाहता क्या, टर्मिनल माइनस, डोंट टेल मी सर यू शुड राइट दिस, मैं पिटोगे, मैंने ए तो नहीं पता, अगर ए पता होता तब तक मैं कहानी नहीं क्लोज कर लेता। तो मैं फिर यहां बच्चे को बोलता हूं तो फिर बेसिक्स पे जा, क्या हम ओ ए को ऐसे लिख दें, कोई परेशानी हो तो बताओ। अबे दुनिया के सारे वेक्टर होते हैं मैग्नीट्यूड इनटू
डायरेक्शन ऐसे लिखने में क्या बुराई है? अच्छा मैग्नीट्यूड पता नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब जल्दी ढंग से बताओ, क्या मैग्नीट्यूड पता नहीं तुम्हें ओए का? पता है, साफ साफ दिख रहा है ना पी और ओए कैप। यार डीसी दिए है तुमको मैंने, हाँ एल आई प्लस कितना एम जे प्लस, कोई डाउट? चलो भाई ब्रैकेट खोल दो, तो ओ आर वेक्टर डॉट कितना ओ ए वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर इक्वल टू 0। अच्छा ओ आर क्या है? वो तो आर है। डॉट ओ ए कितना है? ये ले लो ना भाई, अभी इतनी मेहनत से निकाल के दिया तुमको। बोलो क्या लिख दूं? बोलो राक्षसो। एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और ओ ए डॉट ओ ए क्या लिख दूं? किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी खुद के साथ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। मैं तो लिखने वाला हूं इसको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसको समझ नहीं आया वो वेक्टर देखे दोबारा, है ना? और 32 इंच का टीवी है, वहां रवि सर पढ़ाते हैं उसके टीवी के अंदर, दोबारा देखो। बताया था ना प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, ये हो गया आर वेक्टर डॉट पी इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये क्या है? अबे ये तो पी है, तो माइनस पी स्क्वायर। लो पी का कल्याण हो गया, तो आर वेक्टर डॉट कितना एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू, और मेरे को पसंद नहीं आए तुम्हारी एक कार्टेशियन फार्ट, सॉरी वेक्टर वेक्टर कार्टेशियन लिखो। ये आर को लिख देता हूं मैं क्या, एक्स आई कैप, सही है, वाई जे कैप जेड डॉट क्या एल आई एम जे एन के इक्वल टू पी। बोलो क्या करना है? एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू, उम्मीद करता हूं ये फॉर्म का कॉन्सेप्चुअल डेप्थ तो समझ में आ गया होगा। रुको, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? मैं परपेंडिकुलर देता हूं प्लेन के ऊपर, लेकिन ऐसा वैसा नहीं, जो ओरिजिन से गिरा हो। जो कहां से गिरा हो? हाँ, तो ओरिजिन से जो गिरा होगा मैं उसकी लेंथ परपेंडिकुलर की तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ में उस परपेंडिकुलर की डीसी भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? और भाई साहब डीसी नहीं प्रोवाइड किया तो तुम निकालोगे डीसी, इसमें क्या दिक्कत है? अबे डायरेक्शन रेशियोज पता हो, डायरेक्शन रेशियोज पता हो। सपोज करो ना एक बच्चा सवाल पूछता है, सर मुझे ये बता दिया गया कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर 5 यूनिट गया है, तो मजे आ गए सर, पी हो गया। और सर बोलता है अ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इज गिवन एज 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो क्या सर मैं इसको डायरेक्शन कोसाइन की तरह ले लूं? मैंने बिल्कुल ले ले, अगर एक बात कंफर्म होती हो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है तो ये डीसी थे ना, करके देख। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 4 रूट 29, डीसी नहीं है भाई साहब। अब तो डीसी निकालने का मतलब क्या होता है? वेक्टर निकालना या उसकी यूनिट वेक्टर निकालना? यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर ही डीसी होता है। तो क्या करना है आपको? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? ऑन द स्पॉट प्रिंट हो जाएंगे डीसी। अच्छा इस सर क्या कर रहे हो सर, इसकी डीसी आई, अरे मैंने गुरु जब ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल, तो पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का ही तो दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो जो इसका यूनिट वो अपना यूनिट, आगे काम हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो ये दो चीजें तो अरेंज करनी है तुमको मेरे लिए, एक एन कैप और एक पी। 99% पी मैं ही दूंगा और 99% डीसी में कभी नहीं दूंगा। तुमको कहां तक पहुंचना पड़ेगा? डीसी तक आना पड़ेगा, राइट? चलो कॉपी करो ना, डेरिवेशन कॉपी करो अच्छे से, तो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बोला सबसे कॉन्सेप्चुअल टाइप है ये चारों में से। इस पे सवाल बच्चे को स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलती, यहां तो ऑन करता है तो पूरे करके आता है, फिर नहीं तो बाहर पूछता है पेपर में 4 बच्चों से आगे, यार वो सवाल क्या आया था, ऐसी कौन सी फॉर्म थी जिसमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है?
क्वेश्चन नंबर टिक करो और क्लास में करो तो ये फॉर्म खत्म करते हैं। देखो इसके क्वेश्चन नंबर हैं 11 का कोई भी एक पार्ट कर लो, सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। 11 का सी कर लो और 12th क्वेश्चन का ए पार्ट कर लो, 13th क्वेश्चन का ए पार्ट करो, सी का सेकंड करना, सेकंड नहीं फर्स्ट करना। फोर्टीन्थ क्वेश्चन भी करो। फोर्टीन करने से ना तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी थोड़ा डीसी और प्लेन के रिगार्डिंग ना, डीसी ऑफ नॉर्मल और प्लेन। बता रहा हूं भाई मैं इसको। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स रिपोर्ट हो जाने चाहिए सारे, टिल लाइन एंड स्पेस तक। प्लेन तो चल रहा है, लाइन एंड स्पेस तक के डाउट्स लेके आओ नेक्स्ट क्लास में। 11th क्वेश्चन सी पार्ट कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड हैज जे कैप एज यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, जे कैप कहाँ होता है? ये होता है जे कैप। तो कोई ऐसा प्लेन पूछ रहा हूं जो ओरिजिन से कितनी दूर है? 7 यूनिट। और तो और उस पर जे कैप एक परपेंडिकुलर की तरह दिखता है। तो बहुत आसान काम है, एन कैप के रिगार्डिंग कौन रिप्लेस हो जाएगा? जे कैप। और परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग 7, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी इज द फॉर्मूला, यानी कि आर वेक्टर डॉट जे कैप इक्वल टू 7। अगर आपको इसकी कार्टेशियन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली बोल दो भाई आर वेक्टर डॉट, अच्छा इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानते ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्रॉपर तीनों दिखते हैं, 0i प्लस जे कैप प्लस के 0 के कैप इक्वल टू 7। इसको देख देख के लिख दो भाई, जनरल कार्टेशियन 0x y 0z इक्वल टू 7। करो भाई कॉपी, कितना आसान सवाल था। 12th का ए पार्ट पढ़ो बेटे, अगर 12th का ए पार्ट नहीं आया ना तो अटक जाओगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। कहता कोई प्लेन है, बोर्ड पे ध्यान दो, ये कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन ऑलरेडी तुमको दे रखी है, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अरे कोई कह रहा है कोई नॉर्मल इस प्लेन के ऊपर है, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। पहले तो तुम नॉर्मल बताओ। नॉर्मल तो इंसान इसको देख के नहीं बता सकता। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के है, तो लॉजिकली प्लेन की इक्वेशन वेक्टर में क्या रही होगी? 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू कितना? 5। और लगभग हर बच्चे को पता है, क्लास में बैठा जो है उसे पता है इतनी देर से कि सर यही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर का जो कोफिशिएंट होता है जनरल फॉर्म में, आर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है जनरल फॉर्म में, वो किसके साथ होता है? वो नॉर्मल टू द प्लेन के साथ ही होता है। तो फाइनली मैंने एन वेक्टर ढूंढ लिया। वैसे टारगेट तक पहुंचे नहीं तुम, शायद तुमने सवाल ही नहीं पढ़ा। मैं नहीं कह रहा हूं नॉर्मल निकालो, मैं कह रहा हूं यूनिट वेक्टर निकालो उस नॉर्मल का जो इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये तो नॉर्मल निकला, यूनिट वेक्टर थोड़ा निकला। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 1 4 यानी कि 3, यानी कि एन कैप आया होगा 2/3i। कुछ लोग प्लस माइनस भी लिखते हैं, गलत नहीं लिखते हैं, उनको उन्होंने दोनों परसेप्शन में लिया हुआ आंसर होता है। हम कन्वेंशन ले लेते हैं। ठीक है जी, कॉपी करो।
स्टार्ट करूं? पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 13 का ए पार्ट। थर्टीन क्वेश्चन कहता है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। कहता है किसी प्लेन का इक्वेशन निकाल के दिखाओ जो ओरिजिन से कितनी दूर है। तो मजे आ गए, पी तो मिल गया तुमको। एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, और वो प्लेन हमारे इस वेक्टर के साथ नॉर्मल भी बिहेव कर रहा है। मेरे ख्याल से पिछला क्वेश्चन जिस बच्चे ने किया है उसको समझ में आ गया है कि P यहां से मिलेगा और यूनिट वेक्टर यहां से मिलेगा और सवाल खत्म। मैं करूं या करोगे? ये मैंने बोला था पिछला क्वेश्चन समझ लो तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। करो करो तो चलो जो भी आएगा सेम ही आंसर, मतलब जो भी है। पिछला क्वेश्चन कराने का पर्पस यही था कि आपको समझ में आए कि नॉर्मल से यूनिट वेक्टर तक पहुंचा जा सकता है और पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। नहीं पीछे फैन ऑफ कर दिया तेरा, दोनों F वाले बटन बंद कर दे। अगर n वेक्टर इतना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ n रहा होगा और n कैप रहा होगा और इसके बाद प्लेन रहा होगा r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू p। n कैप आ गया 1/3i माइनस 2/3j माइनस 2/3k और डॉट p इक्वल टू कितना हो गया? p हो गया 5। अगर आप ये 3 शिफ्ट कर दें उधर तो r वेक्टर डॉट i प्लस 2j प्लस 3k नॉट प्लस, ये दोनों माइनस आएंगे और 5 वहां से मल्टीप्लाई होके 15। ये आंसर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इसी का 13th क्वेश्चन का सी पार्ट का फर्स्ट बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड द नॉर्मल विच मेक्स इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कह रहा है ये? एक ऐसा प्लेन निकाल के दिखाओ जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 यूनिट है। 3 यूनिट 3√3 है और तो और वो जो नॉर्मल है वो तीनों के तीनों एक्सेस के ऊपर इक्वली इंक्लाइंड है। तो मान लेते हैं थीटा इंक्लाइंड है ना, लेट। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि डीसी क्या होते हैं, सबको पता होना चाहिए। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो तो लोगों को अब तो वैसे याद होना चाहिए। क्या होते हैं? हाँ, 1/√3 1/√3 1/√3, तो सीधे सीधे याद होने चाहिए ना। तो ये बताओ L कितना? 1/√3। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आ गया तो सब करके दिखाना पड़ जाएगा, तो मैं पूरे करके दिखाता हूँ। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ 4 में ही आएगा। तो जब 4 में आएगा ना तो मैं ऐसे लिखूंगा L इक्वल टू कॉस थीटा, M इक्वल टू कॉस थीटा, N इक्वल टू कॉस थीटा। और क्योंकि L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है? 1, इसलिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। और अगर आगे बात करें तो कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो यानी n कैप आ गया तुम्हारा प्लस माइनस 1/√3 i कैप, मतलब ये होता है ना L i प्लस mj प्लस nk। तुम्हारे इस केस में क्या होगा? प्लस माइनस 1/√3 i प्लस माइनस 1/√3 j प्लस माइनस 1/√3 k। कोई डाउट? अभी n कैप इतना है, सुनो, अभी n कैप इतना है तो करना क्या था? प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, तो निकालो। अच्छा सुनो,
अगर ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है, प्यारे बच्चे सुनो, अगर ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो सारे प्लस आ जाएंगे। अगर सेकेंड ऑक्टेंट में कराया था ना, डीआरडीसी में कराया था, अगर सेकेंड ऑक्टेंट में है तो सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स पीछे चला आता है, वाई इधर ही रहता है और जेड ऊपर, यानी कि -1/√3 आई प्लस 1/√3 1/, अभी बताओ कौन से ऑक्टेंट में, फर्स्ट पार्ट पढ़ लो कौन सा ऑक्टेंट है, बस ये लिखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो 8 आंसर देने पड़ेंगे आपको। और सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ये सारे क्या ले लेता मैं, और अगर सेवंथ ऑक्टेंट लिखा होता तो नेगेटिव, और अगर पांचवा ऑक्टेंट लिखा होता तो पांचवा पहले के नीचे होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे होता है, हाँ जेड नेगेटिव होता है, तो मतलब 1/√3 आई 1/√3 जे, और तो ये वहां पढ़ लेना सवाल क्या पूछ रहा है उस हिसाब से बात करते हैं। फिलहाल मैं तो सारे के सारे आंसर खत्म करता हूँ। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है, तो आर वेक्टर डॉट +-1/√3 आई +-1/√3 जे +-1/√3 के, और p की वैल्यू तुम खुद ही कह रहे थे 3√3 है, तो आंसर आ गया आर वेक्टर डॉट +-i +-j +-k इक्वल टू 9 लिख दूँ, नहीं 9 ही आएगा ना, चलो। या फिर आप इसकी कार्टेशियन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं +-x +-y +-z इक्वल टू 9। करो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14 को लिखो शिफ्टेड टू, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ लिखो शिफ्टेड आफ्टर 16। शिफ्ट आफ्टर 16 कर दो, पहले 16 करोगे ना तो 14 बहुत जल्द समझ में आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट एट द लास्ट हेडिंग ऑफ टुडेज क्लास, रिडक्शन। फोर्टीन को 16 की बात किया जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। अभी लिखेंगे रिडक्शन। दो रिडक्शन हमारे कोर्स में है, कोई नहीं बेटा मैं बिल्कुल नहीं मिटा रहा, एक तरफ मिटा के भी क्या करूंगा, पढ़ा तो सकते हैं जब तक तू नहीं है। अब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया शराफत से टेस्ट देके जाना, नहीं मैं फिर शराफत छोड़ दूंगा। आज तो नहीं नवीन से क्लास, इस साल पूरे इलाके में मतलब ये जो मुझे लगता है आईपी और स्प्रिंगफील्ड के अंदर ना
अभी 3D का होमवर्क नेक्स्ट क्लास तक ये डाउट आ जाने चाहिए, कहाँ तक के, टिल लाइन इन स्पेस तक के। जो पूछना है पूछ के खत्म करो बात को अपनी, ठीक है। चलो हाँ भाई, लिखो रिडक्शन, फर्स्ट रिडक्शन लिखो। फर्स्ट रिडक्शन है जनरल फॉर्म। हाँ भाई, पहली रिडक्शन हम करने जा रहे हैं जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल फॉर्म से कहां जाना है, बड़ा आसान काम है। इधर देखो, लो भाई, हमारा इक्वल टू में क्या लिख के बैठे हो तुम उधर, तो डिवाइड कर लो के से। बात बनी नहीं यार। x का कोफिशिएंट क्या होता है, a या 1/a? इधर देखो, x का कोफिशिएंट क्या होता है, a या 1/a? तो बात वो फील नहीं हो रही तुम्हारी ना, 1/a नहीं आ रही है, तो क्या करो, इसको जान कैसे लिखो, के भाई क्या इक्वल टू, और ऐसे कंपेयर इसको कर लो। बोलो कैपिटल ए किसके इक्वल, कैपिटल बी किसके इक्वल, और कैपिटल सी किसके इक्वल। कोई डाउट? इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने अपनी जनरल फॉर्म को रिड्यूस कर दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में, और ये रहे इंटरसेप्ट्स, राइट। इंटरसेप्ट्स आर, कर लो कॉपी, इंटरसेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। पहली रिडक्शन का नाम क्या है, जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म। पहली रिडक्शन का नाम है जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमने कर लिया, जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म कर लिया तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 15 का ए पार्ट। तो 15 का ए पार्ट क्या कहते हैं जरा बताओ। 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 12। क्या करोगे भाई, इक्वल टू 1 बनाना है। तो x बाई 6, y बाई 4, z बाई 3 इक्वल टू 1। x बाई 6, y बाई 4, z बाई माइनस 3 इक्वल टू 1। now that's इंटरसेप्ट फॉर्म ना, x बाई a, y बाई b, z बाई c इक्वल टू 1। बताओ a किसके इक्वल 6, b किसके इक्वल 4, और c किसके इक्वल है। दैट्स इट। ये इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इसको हाईलाइट कर देते। करो कॉपी। नेक्स्ट रीडिंग, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म। हाँ 1 नंबर 2 नंबर के सवाल है, उसमें भी इंटरसेप्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी नमन, कोर्स में तो पढ़ानी पड़ती है, आएगी तो ये जो मैं आप पढ़ा रहा हूं, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म। कोई कॉपी, यहाँ रहने दो। अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में। Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। हाँ भाई, a और l में क्या फर्क है, वो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन है। इसको डीसी में कैसे बचाऊं, इसी के मैग्नीट्यूड से क्यों नहीं डिवाइड कर लेते। तुम्हारे पास एक वेक्टर आया हुआ ना, तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कितने हैं बता दो बस। वो आया हुआ है ए बी सी, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब डी डी आर, मुझे चाहिए डी सी। डी सी कैसे आएगा, आप एक काम करो,
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लो। इन शॉर्ट बच्चा जानता है कि सर ने पहले एक वेक्टर लिख लिया होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी की कैप, अब सर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा सोचो, प्लस माइनस से डिवाइड करना। अब ये प्लस माइनस का क्या फंडा है बताएंगे भी ना, प्लस माइनस का क्या फंडा है ये बताते हैं भी। लहरी साहब ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन कभी -5 रही होगी क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन क्या कभी माइनस में रही होगी क्या? बस इसी बात को ध्यान में रखना। तुमको समझ में आ गया होगा मैंने प्लस माइनस क्यों लिया है। अबे कल जनरल फॉर्म में तो यहाँ 5 भी आता है और -5 भी आता है, तो 5 आएगा तो सही बात है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। लेकिन अगर -5 आएगा तो नहीं करता मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड, तो फिर मैं माइनस से करूंगा ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, पहले प्लस हो जाए, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब ये सारी फॉर्म किससे कंपेरेबल है? ये सारा डब्बा किससे कंपेरेबल है? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। इज एनीवन इन दिस क्लासरूम? L क्या है? ये दिख नहीं रहा, M ये रहा, N ये रहा, और P क्या है? तो बोलो P का फॉर्मूला। हाँ भाई, ये तो L तो सबको पता है, नहीं भी लिखता तो सबको पता ही था क्या था। ऐसे ही M लिख देना, ऐसे ही N लिख देना। ये बताओ P क्या है? लेटेस्ट न्यूज क्या, P क्या निकल के आया? K अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, सी स्क्वायर। रुको, इसकी वेक्टर कन्वर्जन भी कोर्स में। ये समझाओ, नॉर्मली प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है वेक्टर फॉर्म में? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना, के। एनीवन, मुझे यहां पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचू? यहां से यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचू? अरे कुछ नहीं, एन वेक्टर को क्या बना दो, एन कैप। कैसे बनाऊं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उठा के। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन इक्वल टू के बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन। बात खत्म। अगले स्टेप में ही अपने आप ही हो जाता आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, विच इज कंपेरेबल टू व्हाट? आर वेक्टर डॉट एन कैप equals to P, and what is n cap? Sorry, what is P? It is k by root magnitude of what? n vector. ठीक है जी, यहीं से हम अगला क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मेरा 11th का टेस्ट है अभी और तुम्हारा भी टेस्ट है आधे घंटे का। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लेना, रिडक्शन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। करना क्या है, इसमें क्या समझाया मैंने, किससे डिवाइड कर दो? प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी प्लस माइनस साइन लगा देना, पता लग जाएगा अपने आप समझ में आ जाएगा प्लस माइनस क्यों लगाया सर ने, किधर गया ये, इसको ठीक करके लिख देना। अब ये प्लस माइनस साइन क्यों लगाया है? ताकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी नेगेटिव ना आए। वो प्लस माइनस में चूज कर लूंगा, उसकी शक्ल देख के चूज कर लूंगा, उसकी चिंता ना करो। दोनों नहीं करूंगा मैं, जैसा नंबर होगा उसके हिसाब से मैं कर लूंगा। ठीक है जी, फॉर नाउ बाय बाय।